हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और आप सब बहुत बढ़िया होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पीटीपी 2025 इकोनॉमी का सेशन। इस सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ जो हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्रैक करने की कोशिश करेंगे और हेल्प मिलेगी, हमें एक डायरेक्शन मिलेगा किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट थीम्स को निकाल कर पढ़ना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहिए और द एस्पिरेंट इनविंसिबल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका PSI और ऑप्शनल है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका UPSC के लिए कोई भी PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए है, कंप्लीट गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस ऊपर वाले टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप ज्वाइन ज़रूर से कर लें, टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई भी सजेशन आपके पास में है या फिर कोई भी डाउट अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ पे DM मुझे कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। आज जो टॉपिक है हमारा, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। तो इन्फ्लेशन एंड रिसेशन हमारा टॉपिक है। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2 साल में एक क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉमन थीम है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन से। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में हम बोलेंगे महंगाई, बोलते हैं इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। और जिसको हम डिफाइन करते हैं द इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जनरल राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर रिसेशन की बात करें तो रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही स्लो डाउन है। तो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी इज नथिंग बट रिसेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और आपकी डिमांड कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ जाएगा इकोनॉमी में, इसे हम बोलेंगे रिसेशन। एक लंबे समय के लिए अगर ऐसा होता है तो हम उसे रिसेशन बोलते हैं। चलिए 2015 में जो क्वेश्चन आया है उसे देख लेते हैं। 2015 में जो क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर मतलब जो कंजप्शन हम करते हैं, नॉर्मल आम आदमी जो कंज्यूमर है, वो भी जो भी कंज्यूम करोगे आप गुड्स और सर्विसेज को, उसकी प्राइजेस को मेज़र करने के लिए इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कितनी महंगाई किस सामान पर इंक्रीज हुई है, इसके लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना रहता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग brings out the consumer price index number for industrial worker। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, लेबर ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का तो कतई दूर दूर तक नाता नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हो सकता है। RBI का नाता डायरेक्टली नहीं हो सकता, RBI बहुत बड़ी एजेंसी है और इसका ये फंक्शन नहीं है कि छोटे छोटे इंडिसेस और रिपोर्ट्स को तैयार करे। तो या तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर लेबर ब्यूरो। तो आंसर इसका है लेबर ब्यूरो, बिकॉज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI IW कौन निकालता है? आपको याद रखना है, लेबर ब्यूरो निकालता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंपली जो जनरल लेवल है प्राइसेस का, गुड्स और सर्विसेज का, महंगाई कैसे बढ़ी है, सिंपली महंगाई कैसे बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेजर करने के लिए एक इंडिसेस है, उसे बोले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI नंबर जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े लेवल पर मेजर करते हैं महंगाई को, है ना। हर एक हाउस होल्ड की तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन एक जनरल वे में हम प्राइजेस को मेजर करेंगे, सरकार मेजर करती है, गवर्नमेंट मेजर करती है। तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो है,
CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मेजर करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिसका बेस ईयर जो बेस है 2010 और 2011 है, ऑल इंडिया लेवल तक रूरल, अर्बन और कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालती है हर महीने ऑन CSO, ठीक है। दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर है, CSO और एक है लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकालेगी, याद रखिए इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर दोनों से मैच कर रही हैं चीज़ें, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है यहाँ पर रूरल के लिए निकालेगा, अर्बन के लिए निकालेगा और कंबाइन के लिए निकालेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने। सिंपल। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही लिखा है, लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। और यहाँ पर है कि बार बार ऐसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड या फिर इंडेक्सेस से रिलेटेड UPSC फेवरेट थीम है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ इस वीडियो का, इस लेक्चर वीडियो का आपके लिए जो पर्पज़ है हमारा कि हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देना है, और आप डेली इन वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें ताकि कंज्यूमर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थीम्स हैं आप उसको मिस ना करें, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे आंसर सही नहीं होते, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो वहाँ पर भी सही नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे थीम हैं जो ना ही आपको NCERT में मिलेंगी, ना ही आपको किसी स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगी। न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से टॉपिक निकालने पड़ते हैं, तब जाके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग। 2015 में क्वेश्चन आया है इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग, इन्फ्लेशन से वापस क्वेश्चन आ गया। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम आप देते हो तो उस टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए पेपर को, और हर एक वर्ड को बहुत अटेंशन के साथ में पढ़ना चाहिए और कीवर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे इन्फ्लेशन और करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। अभी इस वर्ड ने यहाँ पर नाटक कर दिया सारा का सारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, यहाँ पे नो रोल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, यहाँ पे नो रोल, यहाँ पर ओनली, और इन्फ्लेशन से हमसे क्वेश्चन है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बिल्कुल महंगाई हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ों को खरीदने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो अगर हम लोगों से पैसे या फिर मनी सर्कुलेशन को कम कर दें, मार्केट से पैसा कम कर दें, पैसा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई कम कर दें किसी भी तरीके से, तो डिमांड किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। ऐसा थ्योरेटिकली तो यही है और प्रैक्टिकली भी यही होगा। देन डी ऑप्शन कहता है इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल नहीं, महंगाई हो रही है, आपने और पैसे दे दिए लोगों के पास में, हर इंसान आईफोन खरीदने लगेगा, आईफोन के एप्पल के भाव और ऊपर चले जाएंगे। यू गेट इट। तो सिंपल बात यह है, आपके पास में पैसे हैं, आपको चीज़ें खरीदनी हैं, और अगर हर इंसान एक ही चीज़ को मांगने लगेगा तो उसकी अपने आप भाव बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए कि डिक्रीज इन द मनी सर्कुलेशन, हम मार्केट से पैसे को कम करेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी, RBI की, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आंसर इसका सी है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया, टू मच मनी इज चेजिंग गुड्स, रिड्यूसिंग द मनी सर्कुलेशन इज अ पॉसिबल वे टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। सिंपल है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी मेजर्स आर रिकरिंग थीम इन द UPSC प्रीलिम्स, बार बार UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए। और हिंट है यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए बताया गया है कि जो ऑप्शन डी और सी है, आप फिर से देखो, यहाँ पर बस डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज इन मनी सर्कुलेशन या फिर इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन, इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए था। हम एग्जामिनेशन हॉल में सोच सकते हैं अगर हमने पढ़ाई नहीं की और हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। नेक्स्ट 2020 में एक क्वेश्चन आया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड
इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वापस से क्वेश्चन, इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेटेज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए आप इंडेक्स तैयार करोगे तो उसमें फूड का वेटेज कम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें होलसेल में ले रहे हैं और कंज्यूमर को मतलब हाउस होल्ड्स को फूड एक बेसिक नेसेसिटी में आता है। ऑप्शन 2, होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर, यहाँ पे नॉट को सर्किल करिए, कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डज। यहाँ पे बोला गया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर नहीं करता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। तो बिल्कुल, क्योंकि आप सर्विसेज को होलसेल में नहीं परचेस करते हो, नहीं, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो सर्विसेज को इंक्लूड करेगा, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्विस को इंक्लूड नहीं करेगा। उसका लॉजिक यही है कि आप सर्विस को होलसेल में नहीं खरीदते हो, अगर खरीदोगे भी तो इतना रेट उसका नीचे नहीं आएगा। सिंपल है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ adopted wholesale price index as is key measure of inflation and decide on changing the key policy rate। मतलब आज RBI 2020 में RBI होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है अपने जितने भी पॉलिसी रेट को डिसाइड करने में, अपनी डिसीजन लेने में, अपनी पॉलिसी मेकिंग में होलसेल प्राइस इंडेक्स को एज अ की इंडिकेटर लेता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेफरेंस देता है while deciding the policy rate, because consumer price index जो है वो डायरेक्टली लोगों से जुड़ा हुआ है, रिटेल प्राइस इंडेक्सेस जुड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। अगर आपने 3 को एलिमिनेट किया, आंसर ए 2, 1 and 2 and 2 ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन सही था अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इन्फ्लेशन के लिए डेफिनेशन दी गई है, जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। और मेथड्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, हम महंगाई के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। कुछ इंडेक्सेस हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक और हमारे पास में है जीडीपी डिफ्लेटर, जो हमने पहले पढ़ा था, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर नहीं लिखा है, लेकिन इन्फ्लेशन को, जीडीपी डिफ्लेशन को एक लंबे समय के लिए मेजर किया जाता है, 5 साल 10 साल में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हर महीने और हर 3 महीने में इसको मेजर करता है। तो सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये रिटेल प्राइस को लेता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेता है। सिंपल है, जो ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं मॉनेटरी क्लियरेंस अलाउंस में यूज़ होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ होता है सीपीआई। नेक्स्ट जो है 2010 से ही रंगराजन कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रंगराजन कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीपीआई अर्बन, हमने देखा था अर्बन शहरों में अलग महंगाई होती है, अलग रेट होते हैं, आपने देखे होंगे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के। रूरल में अलग होते हैं और कंबाइंड अलग होते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से अलग से निकालते हैं। कंज्यूमर प्राइस फूड इंडेक्स आर कैलकुलेटेड देयरइन। तो 2010 से ही रंगराजन कमेटी के बाद में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं। अब यूपीएससी यहाँ से आपसे कल के दिन क्वेश्चन पूछता है, और अगर हमने नोटिस नहीं किया तो रंगराजन कमेटी के बाद में ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा रहा है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के लिए। अर्बन हो गया, रूरल अलग हो गया और कंबाइंड हो गया। तो हमें ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट याद करने की ज़रूरत है, रंगराजन कमेटी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 200 goods and services are taken, selected whole goods, weightage of the food is closely 50%। लगभग approximately फूड का वेटेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपका 50% के आसपास है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हर इंसान को खाना चाहिए, फूड चाहिए। नेक्स्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल के प्राइस को लेता है, ठीक है, एट द होलसेल लेवल, और चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड, गुड्स के बारे में लेता है। बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है, हम सब जानते हैं होलसेल में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है, अनदर डिफरेंस इज कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। यू कैन नॉट बाय
सर्विसेज ऑन अ होलसेल बेसिस। होलसेल बेसिस पे आप सर्विसेज को खरीद नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रंगराजन कमेटी और सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। निकालता कौन है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट इज वही रिपीटेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2010 है। ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2014 में ही चेंजेस कर दिए थे और होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपने पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया था, उसको प्रेफरेंस दिया था इन द प्लेस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। सिंपल है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अब आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को महत्व नहीं देता है फॉर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी रेट के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एग्रीमेंट कि इन्फ्लेशन टारगेट को +-4 +-2 में रखा जाए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे बेस्ट इंडिकेटर है फॉर पब्लिक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 2021 में क्वेश्चन है रिसेशन से रिगार्डिंग और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एनी इकोनॉमिक रिसेशन। अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे मोस्ट लाइकली है जो होगा, ऐसा करना चाहिए इकोनॉमिक रिसेशन पर। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास कम है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और हमारे पास में जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो कम हो रही है, डाउनवर्ड है। हमारे पास में इकोनॉमी में डिमांड कम है, प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो रिसेशन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, कट इन द टैक्स रेट। टैक्स रेट में कम कर दो, एकम्पनाइड बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ये यहाँ पे गलत हो गया, टैक्स रेट में कम होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वापस से इकोनॉमी ग्रोथ के रास्ते पे आ जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी, जैसे मनरेगा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च मार्केट में आ सके, तो मार्केट में पैसा आएगा, अगेन सेम चीज़ होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सही बात है। इंक्रीज इन टैक्स रेट बढ़ा दो। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। टैक्स तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक चीज़ होती है, लोगों के पास में पैसे कम बचेंगे खर्च करने के लिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल नहीं, आंसर इसका बी होगा। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट पर, और ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ सके, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो सके, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और रिसेशन साइकिल को हम पीछे छोड़ देंगे। सिंपल है। तो रिसेशन का मतलब मैंने आपको सिंपली बता दिया है, जीडीपी फॉल्स और टैक्स रेवेन्यू फॉल, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमें कट इन द टैक्स रेट कंप्राइज बाय, ये एक्सप्लेनेशन है, तो सारा का सारा मैंने आपको दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 2021 में फिर से एक क्वेश्चन आया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और महंगाई हो रही है कि चीज़ कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है इसीलिए तो इन्फ्लेशन हो रहा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यही है, डिमांड ज़्यादा है और इन्फ्लेशन हो रहा है, सप्लाई कम है। तो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है, जिससे डिमांड बढ़ेगी उससे इन्फ्लेशन होगा, तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो हमें सिंपल ये देखना है इनमें से कौन सी चीज़ डिमांड बढ़ाएगी, और डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास में पैसा बढ़ेगा, अगर पैसा बढ़ेगा तो इससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो बस हमें इतना लिंकेज समझना है कि पैसा जिससे बढ़ेगा वही आंसर है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है सरकार
पैसे भी खर्च ज़्यादा कर रही है, लोगों से टैक्स कम ले रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, बिल्कुल पैसा बढ़ेगा, तो ये आंसर सही है। सेकंड इज फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब यही है, सेम चीज, टैक्स रेट कम करेगी सरकार तो बिल्कुल सही है, पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब यहाँ पर है कि जो वेजेस हैं उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाएगा, और अगर इन वेजेस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाएगा तो पैसे नहीं बढ़ेंगे, पैसे, क्योंकि वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, वेजेस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया। और हायर परचेसिंग पावर है, बिल्कुल परचेसिंग पावर हायर है, जब पैसे ज़्यादा होंगे तो परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी ना, तो डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन 4 सही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो पैसे मार्केट में कम आएंगे, और पैसे मार्केट में कम आएंगे तो डिमांड भी कम ही होगी, तो फिफ्थ वाला नहीं होना चाहिए। फिफ्थ वाला अगर हमने एलिमिनेट किया, आंसर आ गया हमारा ए। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा था, गलत नहीं पूछा था, ये भी आपको बार बार चेक करना है। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है, और सिंपल आप समझ गए हो एलिमिनेशन कैसे लग रही है। फिफ्थ वाला गलत है, फिफ्थ नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तीनों नहीं है, आंसर ये बचा एक ही, आंसर आ गया हमारा एलिमिनेशन टेक्निक से। नाउ डेफिनेशन है यहाँ पर, इन्फ्लेशन कितने प्रकार से हो सकता है, तो हम मेनली यहाँ पर डिमांडफुल इन्फ्लेशन समझते हैं कि जब हमारे लोगों के पास में पैसा बढ़ जाएगा तो लोग खरीदना चाहेंगे, सिंपल है ना, हर इंसान खरीदना चाह रहा, बेस्ट मोबाइल, बेस्ट कपड़े, बेस्ट घर, इसी तरीके से। तो डिमांड बढ़ने की वजह से जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा, एक अनार 100 बीमार वाली बात है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो ही जाएगा। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सिंपल है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अभी एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है जब खर्च सरकार अपना खर्च बढ़ा दे, टैक्सेस में कमी करे। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, फिस्कल स्टिमुलस अगेन सेम चीज़ है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का पार्ट है, सरकार पैसे भी खर्च करेगी और टैक्स में छूट भी देगी, रिबेट देगी, इस तरीके से। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब सिंपल है, is linked to the inflation. Wages in economy is linked to the inflation, which means wages move as inflation changes in the economy. Such indexes in providing to the reduce the effect of the inflation on the wages. A worker is getting 100 rupee a wage. Inflation in the economy 5%. The wage of the worker increases by 5%. So effective change in the wages is 0, and it does not increase the decrease. तो महंगाई 5% से बढ़ी, 5% आपकी मैंने वेजेस बढ़ा दी, तो आप कुछ फ़ायदा नहीं ले पाओगे, जो डिमांड पहले थी आपकी वही डिमांड आज रहेगी, क्योंकि पैसे बढ़े ही नहीं। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, बिल्कुल परचेसिंग पावर जब बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल है। तो आंसर यहाँ पे पहले ही देख लिया है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट का बता दिया था, लोन लोग कम लेंगे क्योंकि उन्हें ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो लोन लेना नहीं चाहेंगे, और लोन अगर नहीं लेंगे लोग तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो हमारा डिमांड नहीं बढ़ेगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैकलिंग द इन्फ्लेशन। अब हमें महंगाई को, इन्फ्लेशन को टैकल करना है। आप देख रहे हो, अगर हमने थीम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने कर लिया, समझ लिया चीज़ों को, तो हम एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व। ये तो इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है और इन्फ्लेशन रिसेशन से क्वेश्चन आया है, सीधा हम देख रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। Now 2022 से क्वेश्चन है, which one of the following is responsible for maintaining price stability और controlling inflation? प्राइस स्टेबिलिटी बनाना जिम्मेदारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एग्रीमेंट में 4+-2 का टारगेट आरबीआई के दिया गया है। ये टारगेट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर बिल्कुल नहीं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यस। इन्फ्लेशन मेंटेन करना, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर फंक्शन है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ तो ये सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो किस एक्ट के तहत दी गई है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है।
तो यहाँ पर सिंपल आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 में जो एक्ट आया था रिजर्व बैंक को बनाने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया था, बस उसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वैधानिक बॉडी है, संविधानिक नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन, ठीक है, वही चीज़ हमने जो पहले देख लिया था। और जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। इन सभी चीज़ों से ये सारे टूल हैं RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के। सिंपल है, इसी के थ्रू RBI मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मनी प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप, ये दोनों PSIR ऑप्शनल एज वेल एज दी जनरल स्टडीज़ का भी सब कंप्लीट मटेरियल PDF आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो, सजेशन मुझे दे सकते हो, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, और जो भी आपको हेल्प चाहिए है बताना है, आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।